बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड खुशगवार और पॉजिटिव गुजरा होगा। मेरा तो वीकेंड नमोनिया में गुजरा। जी हाँ, खांसी इतनी बिगड़ गई, तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जब डॉक्टर के पास गई, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा जी आपने अपने आप को नमोनिया कर लिया है। तो मैंने कहा कर कैसे लिया है? तो उन्होंने कहा जब खांसी और जब इस किस्म के मामलात बिगड़ रहे होते हैं तो अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो फिर वापस डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट को एडजस्ट कराना पड़ता है। आज इस मशवरे के साथ वापस ऑन एयर आई हूँ कि खुदारा प्लीज़ अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ज़्यादा बिगड़ रही हो तो अपना चेकअप टाइमली करा लें। मुझे पता है कि आजकल बहुत, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ अबाउट 5 वीक्स को, जब मेरी 5 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते पहले जब तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, खांसी वगैरह, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ वगैरह दी। वो मैंने 5 दिन ली, 7 दिन ली, नहीं 5 दिन ली, और उसके बाद सच्ची जो बात है मैंने फॉलो अप नहीं किया, मैं डॉक्टर के पास वापस नहीं गई। खांसी कुछ बेहतर हो गई थी, अच्छा वो खांसी फिर बिगड़नी शुरू हो गई। अब मैंने जहन में ये सोचा कि भाई अभी अभी एंटीबायोटिक्स ली हैं, फिर कौन सी कोई दवाइयाँ लेनी होंगी, तो वही भाप, स्टीम वगैरह ये वो। फिर नेबुलाइज़र शुरू हुआ, उसके साथ फिर इन्हेलर भी स्टार्ट हुआ, और फिर इवेंचुअली जो है वो नमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्यूअर्स, ये अगला महीना, 1.5 महीना फिर मज़ीद जो है वो बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हैवी होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द स्पेशली बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि एक दफ़ा ये खांसी वगैरह और ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। खैर, आज का दिन स्पेसिफ़िकली, आज नेशनल बर्ड डे है। नेशनल बर्ड डे ग्लोबली हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ 2002 में हुआ, 2002 में एवियन वेलफेयर कोलिशन एंड बॉर्न फ्री यूएसए में ये किया था। और इसका बुनियादी मकसद है परिंदों के हुकूक, उनकी हिफाजत और उनकी अहमियत के बारे में आगाही, यानी कि अवेयरनेस पैदा करना। इसके साथ साथ परिंदों की मुश्किल हालत को हाईलाइट करना, ख़ास तौर पे उन परिंदों की जो एग्ज़ॉटिक पेट ट्रेड की वजह से मतलब मुतासिर होते हैं, आवाम को उनकी कॉम्प्लेक्स ज़रूरतों के बारे में बताना और उनके बारे में तालीम देना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि व्यूअर्स, हम लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की, ये तो हम सब एक्सेप्ट भी करते हैं और जानते भी हैं कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। चरिंद, परिंद, जानवर, इंसान, सारा कुछ, हम सब, ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जान दी, हमें रूपों की। अब सिचुएशन ये है कि देखें, परिंदा भी उतना ही जानदार है जितना आप या मैं जानदार हैं। हम परिंदों को अक्सर डेकोरेशन के तौर पे या एक अपनी अम्यूज़मेंट के तौर पे अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन जब भी आप कोई जानदार चीज़ अपने घर में लेके आते हैं तो ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि उनकी आप एक ज़िम्मेदारी टेक ऑन कर रहे हैं। अब बड़े लोगों को शौक़ है कि वो मोर रखते हैं या बड़े एग्जॉटिक किस्म के, कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर ऑस्ट्रिच भी रखे हुए हैं, शुतुरमुर्ग जिसे हम कहते हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों में फ्लेमिंगोज़ रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये परिंदे जो हैं ये मौसमी, मतलब ये एक सर्टन मौसम के अंदर रहते हैं और एक सर्टन मौसम इनको सूट करता है। जब आप इनको ऐसे इलाकों में ले आते हैं जहाँ का मौसम इनको सूट नहीं करता, तो उनकी ज़िंदगी, यानी कि उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, और उसके अलावा मतलब एक बहुत बड़ी क्रूअल्टी और ज़्यादती है। उसी तरह जिस तरह लोग क्या करते हैं कि वो वाले डॉग्स, जैसे कि कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बालों वाले कुत्ते होते हैं। अच्छा, वो बालों वाले कुत्ते लोग जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, लाहौर जैसे शहर में रख लेते हैं। अब लाहौर में सर्दियों में तो चलो कुछ हद तक ठीक सर्दी पड़ती है 2 महीने के लिए, लेकिन जो बाकी के 10 महीने कड़कती गर्म गर्मी होती है, उसके अंदर उन कुत्तों को बीमारियां भी होती हैं, स्किन के इश्यूज़ भी होते हैं, और उनकी डेथ भी वक्त से पहले हो जाती है। इसी तरह बर्ड्स की बात है। अब लोगों को एग्जॉटिक बर्ड्स रखने का बड़ा शौक़ है। ये स्पेशल तोते, कॉकटूज़ होते हैं और बहुत से डिफरेंट जानवर होते हैं, मोर लोग रखते हैं। अच्छा, रख तो लेते हैं, लेकिन एक तो उनका प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। ज़्यादातर लोग उनको डेकोरेशन के तौर पे रखते हैं कि हमारे घर लोग आएंगे तो वो उनको देखेंगे तो वो खुश होंगे। उनका खाना पीना, उनको वेट के पास, यानी कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनके हिफाजती टीके उनको देना, उनके खाने की अरेंजमेंट करना, उनके रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट करना। छोटी सी बात है व्यूअर्स, मेरी बेटी नूर की कुछ 7-8 महीने पहले उसको गिफ्ट के तौर पे ना बजीज़, वो छोटी वाली जो तोते होते हैं, वो बजीज़ किसी ने 4 गिफ्ट कर दी।
लो जी मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा हमारे पास ना तो कोई अरेंजमेंट है बट बचीज़ को हैंडल करने की, इतने से पिंजरे के अंदर किसी ने 4 वो बर्ड्स मेरी बेटी को गिफ्ट कर दी। अब नूर को जानवरों का बहुत प्यार है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जानवर एक खिलौना नहीं है, वो एक जानदार चीज़ है और उनका ख्याल रखना और उनको प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब वो आई, अच्छा मैं उनको उठा के ले गई, एक मेरी दोस्त है उसके पास भी बर्ड्स होती है, मैं उसके पास लेके गई। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, बजीज़ को किस तरह संभालते हैं? कहती है जुगन इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, एक तो पिंजरा प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि ये आराम से घूम फिर सकें। उसके अलावा खाने पीने में ये चीज़ें डालनी हैं, कच्ची मकई के वो जो पीस होते हैं, जिस तरह भुट्टा जिसे हम कहते हैं, उसको तोड़ के पीस अंदर डाला करें। हरी मिर्च भी शौक से खाती हैं, इस तरह करके कुछ 4-5 चीज़ें खाने की भी डालनी है। बाजरे में क्या चीज़ें मिक्स करनी है, पानी कितनी दफ़ा चेंज करना है, जगह को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है। व्यूअर्स, मैं तो वो सारी बातें सुन के हक्का बक्का ही रह गई। मैंने कहा ये तो बाकायदा एक और इंसान की जिम्मेदारी लेने वाली बात है। अल्लाह का शुक्र है वो चारों बजीज़ भी ज़िंदा हैं और उनके 3 बच्चे भी हुए हैं, वो 7 हो गई हैं। पिंजरा भी हमने बड़ा सा बना लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन व्यूअर्स एक प्रॉपर जिम्मेदारी थी। अगर मैं उन्हीं बर्ड्स को उसी पिंजरे के अंदर छोटे से बंद करके रखती और उनको बस बाजरा दिन में एक दफ़ा डाल देती तो व्यूअर्स उन्होंने मर जाना था। अब सर्दियाँ जब आई हैं तो उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की कि उनके लिए एक वो प्रॉपर चीज़ बनवाई जो उनके पिंजरे के अराउंड जिप्पे लगा के आप बंद करते हैं ताकि उनको हवा ना जाए, ऊपर से कंबल डालनी ताकि वो अंदर से उनको गर्माइश रहे, लगे लेकिन इतनी जगह हो कि हवा अंदर बाहर जा सके ताकि उनको ऑक्सीजन भी मिल सके। तो व्यूअर्स, सच्ची बात तो ये है कि अगर आपने कोई भी जानदार चीज़ अपने घर में लेके आनी है, इंसान तो अपनी जगह, मगर जानदार चीज़ पौधे लेके आने हैं, चिड़ियाँ लेके आनी है, कुत्ता बिल्ला कोई भी जानवर लेके आना है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारियाँ और उसका ख्याल रखने के जो तकाजे हैं उनको अंडरस्टैंड करके लेके आएँ। क्योंकि हम लोग बहुत व्यूअर्स जो है ना हल्का ले लेते हैं इस चीज़ को कि हाँ खैर है, डजेंट मैटर, तोता है कुछ नहीं होता, मर गया, मर आपके घर में गया, आपकी जिम्मेदारी था वो। सो इसलिए मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि ज़रूर अगर आपको जानवर पसंद हैं, आपने बर्ड्स रखनी है ज़रूर रखें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चिड़िया आप अपने घर में लेके आ रहे हैं या बर्ड्स अपने घर में लेके आ रहे हैं, तोते लेके आ रहे हैं, जो भी, उस जानवर को, उस एनिमल का ख्याल रखने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पहले वो समझें, उसके बाद लेके आएँ। लोग क्या करते हैं, उठा के ले आते हैं और बाद में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो 1-2 दिन में ही समझते समझते जानवर जो है वो मर जाते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ज़रूर अपने पास वो, और ऑफकोर्स वो वाले जानवर अपने घरों में रखें जो अलाउड हैं। एग्जॉटिक बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे जानवर हैं जो आपको रखने की इजाज़त भी नहीं है, जिनको घर में रखना इलीगल है। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, चिड़ियाँ तभी अपने घरों में लेके आएँ, याद रखिए जैसे बजीज़ की अगर मैं बात बताऊँ तो वो तो सारा दिन चूँ 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 करती रहती हैं, आपस में बातें करती रहती हैं, ऊंचा ऊंची आवाज़ निकालती हैं। अब वो चुप करके, आपके अगर सर में दर्द है तो वो नहीं बैठने वाली। सो अंडरस्टैंड करें कि फिर आपके पास स्पेस ऐसी हो जहाँ पे अगर आप ऐसे, और ऑफ कोर्स उनका तहफ़्फ़ुज़। अब मेरे घर में बिल्लियाँ भी हैं और डॉग्स भी हैं, और जब ये बर्ड्स आई तो मेरी जान निकल गई कि कोई पड़ गया जानवर इनको तो क्या होगा। फिर उनको प्रॉपर तरीके से एक्लाइमेटाइज़ किया, फिर उनका पिंजरा भी ऐसी जगह पे बना के लगाया जहाँ पे बिल्लियाँ या कुत्ते उन तक नहीं पहुँच सकते या उन तक उनकी एक्सेस नहीं, ऊंचा करके लगाया। सो द पॉइंट इज़, इन सब चीज़ों का हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अव्वल तो मुझे तो यही लगता है कि देखिए, परिंदों को फ्री होना चाहिए, मतलब खुली फ़िज़ा में उड़ना चाहिए जो उनका हक़ है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं स्टक हो गई, मेरे पास वो बर्ड्स आ गई, मुझे किसी ने कहा भी कि इनको छोड़ दो, इनको उड़ा दो, वो फिर मैंने जब वेट से बात की तो मुझे वेट ने, जो वेटनरी डॉक्टर होता है, उन्होंने बताया कि जुगन आप इनको उड़ा तो देंगी लेकिन इनको अपने आप पे सर्वाइव करना नहीं आता, ये पालतू बर्ड्स हैं, आपने इनको छोड़ दिया, इनको कोई और जानवर खा जाएगा या मार देगा, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। आपने किसी को गिफ्ट करने आ गए तो कर दें। फिर मेरी जान निकल गई कि मैंने किसी को दे दिया, उनको कुछ हो ना गया। खैर लंबी कहानी, सिंपल बात यह है कि फिर उनको रख भी लिया और माशाल्लाह से उनके 3 बच्चे भी हो गए, तो अब 4 की जगह हमारे पास 7 बचीज़ हैं। लेकिन व्यूअर्स, वही वाली चीज़ है ना, जिम्मेदारी है, और एक ज़िम्मेदारी है जिस पे आपका ख़र्चा भी होता है। तो जानवर कभी भी, पेट्स को तब तक ना लेके आएँ जब तक आप उनकी प्रॉपर फीडिंग नहीं कर सकते, उनकी सफाई नहीं कर सकते, उनकी वैक्सीनेशन यानी कि हिफाजती टीके नहीं उनके दे सकते। उसके साथ साथ डॉक्टर के चेकअप भी बहुत ज़रूरी हैं, और इतनी आपकी पसली होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर उनको कोई बीमारी या कुछ हो जाए और ख़र्चा ज़्यादा हो रहा हो तो आप हैंडल भी कर सकें।
बड़े लोग जो हैं वो अपने जानवरों को फिर मरने देते हैं बिकॉज वो उनके इलाज का अफोर्ड नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखें जब आपने कोई जानवर या चरिंद परिंद लेके आने हैं। और अगर आपको इतना शौक़ है बर्ड्स वगैरह को, तो अपने घरों में भी तो आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं उनको पिंजरों में बंद किए बगैर भी। खैर, शेफ़ अनम के पास मुझे पता है कि काफ़ी आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से आप अपने चिड़ियों के शौक़ को या अपने बर्ड्स के शौक़ को पूरा कर सकते हैं पिंजरों में बंद किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो बेटी? काफ़ी ख़राब है। हाँ फिर जी। भी बड़ी बात है कि आप आ जाती हैं लाइव शो करने के लिए। एक सी दिन भी मेरा, जितनी मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से आपको कि आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपने इतना नहीं किया कि मैं थोड़ा सा ऑफ करके अब रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। अनम बात पता है क्या है, सच अगर पूछो तो ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। बिल्कुल। देखिए, फ्राइडे को हमने लाइव शो नहीं किया, ये इसीलिए क्योंकि निमोनिया मेरा डायग्नोस हो गया था बुध को। तो थर्सडे को हमने अपना न्यू ईयर का स्पेशल शो किया और उसके बाद मतलब फ्राइडे को ऑफ मुझे दिया टीम ने। अब 4-5 दिन घर पे लेट लेट के अनम इतनी घबराहट हो रही थी कि मुझे था कि आपको आदत भी नहीं मैं है ना। घर आ जाऊं। देखो यहाँ पे आती हूँ, इतना क्या काम है, बैठना है, गप्पे लगानी है, बातचीत करनी है, लोगों से मिलना है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे जो है वो कंटेजियस नहीं है, वो आपको मुझसे नहीं लग सकता। बिल्कुल। ठीक है ना, तो क्योंकि मैं कंटेजियस नहीं हूँ तो अपने आप में ही बीमार हूँ अपनी ज़ात में, तो इस वजह से मुझे ये होता है कि चलो आ जाती हूँ, गप लग जाती है, बातचीत हो जाती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। वरना तो बिस्तरे में रह पढ़ के भी बंदे की बस हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको आदत भी नहीं है ना घर में इस तरह से फारिग रहे। आप तो इतने वर्कोहॉलिक हैं कि बस सारा दिन काम 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 काम, कहीं यहाँ का काम खत्म हुआ तो वहाँ का शुरू हो गया। आज भी बड़े लेकिन काम है माशाल्लाह करने के, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी है ना छोटी बहन मेरी लाडो रानी मेरे लिए दुआ करने के लिए इंशाल्लाह। बट खैर, बर्ड्स की जो बात करें जी। देखो अनम, एक लोगों ने ना ये एक पता नहीं क्यों ये पिछले कुछ सालों में मैं देख रही हूँ कि 10-15 सालों से चिड़ियाँ मतलब छोटी ये जो बर्जीज होती है और कछुए और फिश बिल्कुल। लोग गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं बच्चों जी। को। अब आप जिसके घर में जैसे मछलियां भी अगर दे रहे हैं, अब यही हुआ 6 मछलियां किसी ने मैं इस तरह से गिफ्ट की नूर को। अब वो मछलियों के लिए हमने एक्वेरियम बनाया, वो पूरा सेटअप लगाया, इन चीज़ों का एक एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस के अलावा भी अनम देखो, अब बर्ड्स भी हैं, मछलियाँ भी हैं, और मछलियाँ और जो बर्ड्स हैं वो गिफ्ट के तौर पे नूर को दी गई थी। बिल्कुल। अब किसी ने पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों के लिए ये पेट रखना है कि नहीं, बिल्कुल। बस दे दिया। हाँ जी। जानदार चीज़ आप तोहफे के तौर पे कैसे दे सकते हैं? पता नहीं, वो बस वो आप समझ ले जुगनू, ये ना एक ट्रेंड सा आ गया। हाँ। लोग ट्रेंड को बड़ा फॉलो करते हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि अगर हम ये बर्ड्स किसी को गिफ्ट करें या फिश किसी को गिफ्ट करें तो क्या वो उसको संभाल सकता भी है कि नहीं। जाहिर बात है हर बंदा तो वो एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर देखो सकता। अनम, कितने गुना वाली बात बिल्कुल। है कि आप एक जानवर जो है, आपने एक जानदार चीज़ उठाई, आपने किसी जगह से परचेज की और वो आपने किसी को गिफ्ट के तौर पे दे दी। आगे से वो इंसान उसको रखने जोगा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कुछ साल पहले मेरे बेटे हमजा, अब हमजा जब छोटा था, कितनी अरसा पुरानी बात होगी, वो मार्च में इंशाल्लाह 20 साल का हो गया, तो 15 साल पुरानी बात होगी, 14-15 साल पुरानी। एक बर्थडे पे गई, गुडी बैग्स के तौर पे कछुए दिए जा रहे थे। तो कुछ बच्चों ने 4-4 ले लिए, कुछ बच्चों ने 2-2 ले लिया। हमजा के हिस्से में इसी तरह एक कछुआ आया। अच्छा, अब वो जब घर लेके आया गुडी बैग, तो मैंने कहा ये क्या, इसमें तो कछुआ है। अच्छा, सब माँ बाप जिनको कछुए मिले वो परेशान कि यार ये अब इसको संभालना पड़ जाएगा। आपको पता है बहुत से लोगों ने उनको फ्लश कर दिया, बहुत से लोगों ने उसको या तो बाहर छोड़ दिया। अब जो छोटे से कछुए बेचारे, वो पालतू कछुए होते हैं, वो कहाँ अपना ख्याल रख सकते हैं? कोई गाड़ी के नीचे आ सकता है, सड़क क्रॉस करते हुए लोगों ने कुछ अपने भी हो लॉनों में सकता है। छोड़ दिए, किसी ने फ्लश कर दिया, किसी ने फेंक दिया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार कितनी ज्यादती है। बट वही वाली बात है ना कि अगलों का जवाब ही, मेरी एक दोस्त ने जो हरकत की, मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, जानदार चीज़ थी। कहती चुगन क्या करूं, जिससे कहूं कि कछुआ चाहिए, उन्होंने कहा यार हम खुद फंस गए, ये कछुए हमारे गले पड़ गए, हमें तो चाहिए ही नहीं थे कछुए। अच्छा, कुछ लोगों को डर लगता है उनसे। बिल्कुल। सो यू नो, अगर लेके आनी है जानदार चीज़ तो फिर या तो खुद लेके आए, एक तो लोगों को गिफ्ट ना करें। लोग क्या करते हैं, ओ मेरी भांजी को जानवर बड़े पसंद है, चलो हम उसको 2 खरगोश गिफ्ट दे देते हैं। 3 दिन बाद वो खरगोश मरे हुए होंगे। बिल्कुल। और उसका रिग्रेट आपको इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपको कोई ऐसे गिफ्ट में मिला है और आप उसको नहीं संभाल सके, तो वो अगर उसकी डेथ हो गई है किसी भी पेट की, तो उसका एक अलग ही गिल्ट आपके अंदर होता है कि ओहो मैंने सही ख्याल नहीं रखा था इस वजह से। जब तक एक
जानवर हो गए, चिड़ियाँ हो गई, इवन पौधे हो गए, जी। जब तक वो आप अपने घर में नहीं उठा के लेके आए वो अल्लाह मियाँ की जिम्मेदारी है। बेशक। लेकिन जब आप उठा के अपने घर ले आते हैं तो आपने डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से जिम्मेदारी उठाई है कि जी मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल मैं ऐसा ही, संभाल लूंगी। ऐसा ही है। उसके बाद वो मर जाएं तो ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ज्यादती, बिल्कुल 110% ज्यादती है। मैं तो खुद इस चीज़ से, जैसे अभी आपने बोला कि डर लगता है लोगों को, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको हर पेट से डर लगता है। सो बात ये है कि फिर आप जैसे बंदे को कोई लाके वो पकड़ा दे, चिड़िया कह रही हूँ, कोई आपको लाके पकड़ा दे बिल्ली, बिल्कुल। शौक में, अब आपने 1-2 दिन तो उसको पिंजरे में देखते, आप उसको खोल ही नहीं पाएंगी, बिल्कुल। और वो पिंजरे में बंद मर जाएगी। सो वी हैव टू बी सेंसिबल। इससे 1000 गुना बेहतर है व्यूअर्स कि अगर आपके बच्चों को जानवरों का शौक है, हमने भी ये अपना किया हुआ है, हमने वो बर्ड फीडर इतने से वो होते हैं, उसके अंदर आप बाजरा भर देते हैं और चिड़िया उनको टुक टुक करके ना उसमें से बाजरा निकाल के खाती हैं। नूर को बड़ा शौक था, हमने वो बर्ड फीडर्स मंगा लिए। हसन को भी बहुत शौक है, हमने वो मिट्टी के बर्तन मंगा लिए जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और एक मिट्टी के बर्तन के अंदर बाजरा डाल के जितनी भी हमारी छत के ऊपर बैल्कनी, हमारे घर की बैल्कनीज हैं, उन बैल्कनियों पे भी रख देते हैं। और बाहर हमने लॉन के अंदर वो बर्ड फीडर, आपने भी देखे होंगे जब आप पार्टी पे आई थी, वो लटके हुए इस तरह करके। सो बात यह है कि इस किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं कि उनको अपनी ही इन्वायरमेंट में आप फैसिलिटेट कर दें। ये तो हम हमेशा कहते हैं कि पानी और बाजरा ज़रूर डाल के रखा करें, और आजकल सर्दियाँ हैं बल्कि आज भी ज़रूर रखें। बाजरा तो आप पूरा साल रखें और पानी सारा साल रखें। जब भी कोई चिड़िया एक दाना आके खाएगी आपको दुआएं मिलेंगी। 100 गुना बेहतर है कि उनको अपनी इन्वायरमेंट में खुश रहने दें। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम के किचन में मुलाकात होगी। मज़ीद आज एक वायरल रेसिपी शेफ़ अनम हमारे साथ शेयर करेंगी। अब जायका उसका कैसा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है अनम्स किचन का। जी, आपके किचन में क्या बन रहा है? आज मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आज आप रेस्ट करें। नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर रही, मैं खाने पे खांसूंगी तो फिर मुझे डांट पिटेगी, इसीलिए मैं अपने नुक्कर में जाके बैठ गई हूँ और आपके किचन के करीब नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चखना मैंने सब कुछ है। डन, ये ना भूलना। बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली किचन में जाने का रीज़न यही होता है ना, व्यूअर्स के साथ साथ टेस्टिंग भी होती है। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त और पूरे इंस्टाग्राम पे वायरल हुई हुई है ये रेसिपी, और बड़े टाइम से वायरल हुई हुई है। और जब मैं इसको कल बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि या अल्लाह, ये तो इतनी सस्ती रेसिपी है बट समहाउ ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों मिलती है। तो आज हम बजट फ्रेंडली है क्या, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली दुबई वायरल लच्छा पराठा। दुबई वालों को क्या पराठों का पता भाई? देखिए, उन्होंने ही ये इन्वेंशन निकाली है। मतलब हम पाकिस्तानी पराठे वाले लोग हैं जी, तो बस उन्होंने वो पराठे को जो है वो बर्गर में कन्वर्ट कर दिया हैं। जी ले जी, यही तो उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है उसके साथ। बेसिकली आपको जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो विद स्मैश पैटी के साथ है। आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप स्मैश पैटी के साथ खाना चाहें, क्रिस्पी चिकन के साथ खाना चाहें, और एक और ऑप्शन उनकी होती है वेजिटेरियन जो है। दोनों की ऑप्शंस आपके पास होती है। लेकिन मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो आगे ये दुबई जो है ना लच्छा पराठा आ जाता है। तो आज की रेसिपी दुबई तो हम ना जा पाए तो हम यहीं पे बना लेंगे, पराठा हम खा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी ही आसान रेसिपी है जुगन आपी। मैं आप बेसिकली ये रेसिपी जो है ना, वो जो है कनाडा की कॉफ़ी वाली खुली यहाँ पे, ब्रांड नाम नहीं लेंगे उसका, तो हर किसी ने जाके उसको पिया। तो मैंने 1-2 लोगों को कहा, मैंने कहा ये कनाडा में बहुत ही कॉमन और बड़ी वो लो क्लास टाइप, एवरेज क्लास तो नहीं है, मतलब ये वो वाली मतलब कि कोई हाई एंड कॉफी की जगह नहीं है। तो हर बंदे का जवाब हुआ हाँ, लेकिन पीने से कम ये तो महसूस हुआ ना जैसे कनाडा का चक्कर लगा लिया। तो मैंने कहा लो जी, 800-900 रुपए में आपने एक कनाडा का चक्कर लगा लिया। बिल्कुल। तो और आज आप ये समझे कि आज हम दुबई जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सस्ता चक्कर, बहुत सस्ता चक्कर। अच्छा जी, ये रेसिपी बेसिकली 3 स्टेप्स में है। तो स्टेप नंबर 1 मैं पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थोड़ी सी ये रेसिपी जो है वो टाइम टेकिंग है, बट ये है कि आप इसको जो
जो है अगर इसके स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको रेसिपी बता देती हूँ। दुबई वायरल क्रिस्पी लच्छा पराठे की रेसिपी जो है उसके लिए मैदा हमें चाहिए होगा 4 कप, चीनी 2 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, घी 4 खाने के चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो जाएगा, इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 2 कप और तेल जाएगा इसमें फ्राइंग के लिए। सॉस के लिए मायोनीज़ 1 कप, क्रीम 4 खाने के चम्मच, दूध 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसके अंदर जो केचप है हम यूज़ करेंगे 1 खाने का चम्मच। सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी टेक्निकल ज़रूर है बट सिंपल है। आपके जैसे लच्छा पराठा होता है रेगुलरली वैसे आपने इसके लच्छा पराठा बनाना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 4 कप मैदा लेना है और उसमें आपने ऐड करना है चीनी। अब चीनी जो आप जी अच्छा, दूसरी बात, लच्छा पराठा आप कह रही है जैसे बनाते हैं, हर बंदे को नहीं आता बनाना लच्छा पराठा। मेरे घर में कोशिश ही करते रहते हैं, वो लच्छा पराठा नहीं बनता। टाइम कंज्यूमिंग काम है जुगन आप बार बार चीज़ों को जो है ना एक तो स्टे देना पड़ता है और उसको बार बार बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने 4 कप डाल दिया मैदा, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी के डालने। चीनी क्या करेगी, इसमें फ्लेवर एज इन उसका इतना ज़्यादा नहीं आएगा बट वो कलर बहुत अच्छा, जब आप पराठा बनाएंगे तो वो कलर्स बहुत अच्छा देंगे। तो साथ साथ जो है मैं आपके साथ सबसे पहले चिकन की रेसिपी जो है हम शुरू कर लेते हैं। तो चिकन के लिए मुझे चाहिए होगा तकरीबन सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्चें अदर देन आप स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल आप सिर्फ इसके अंदर जो है वो नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं या आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए। कलर देने के लिए बड़ा अच्छा कलर आता है, स्मोकी फ्लेवर के लिए। बिकॉज बात ये कि अक्सर बच्चे वगैरह और घर में जो यंगर लॉट होता है वो मिर्चों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी बच्चों को छोटी उम्र पे इतनी मिर्चें नहीं खिलानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। आपने चिकन को, बोनलेस चिकन को आपने स्ट्रिप्स में कट कर लेना है और स्ट्रिप्स का साइज़ होना चाहिए मीडियम साइज़ की स्ट्रिप्स होनी चाहिए। ज़्यादा जो है वो बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पराठे का साइज़ जो है वो छोटा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है चिकन की स्ट्रिप्स जो है वो रेडी कर लेनी है। जैसे ही आप इसको मैरिनेट कर लें, अगर आपके पास घर में टाइम है तो हाफ एन आवर मैरिनेशन के लिए रख दें, उससे क्या होगा कि फ्लेवर बड़ा अच्छा सा जो है इसमें आ जाएगा। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े सा मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। अब दूसरी तरफ जो है यहाँ पे बिल्कुल प्लेन फ्लावर है, तकरीबन 2 कप के करीब। अच्छा, क्योंकि इसकी कोटिंग करनी है तो अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। और इसके साथ हम ऑन साइड बनाएंगे फ्राइज़, जिसको हम 2 टाइम फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, अब इसके लिए हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स मैदे के अंदर। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, दैट्स इट। और इसको अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। और अब हम क्या करेंगे कि इसको, अपने चिकन को इसमें कोट करते जाएंगे। आपने इसकी लाइट कोटिंग रखनी है, ज़्यादा आपने इसको कोट नहीं करना बिल्कुल भी। आपने इसको जो है फ्राइड चिकन वाली लुक नहीं देनी। 1 टाइम कोट करेंगे जस्ट एक क्रिस्प देने के लिए, एक क्रिस्पी उसकी वो देने के लिए। लेकिन वो मोटा जिस तरह वो बहुत ज्यादा मैदा लगाने की आपको जरूरत होता है वो नहीं करना। वो आप बहुत ज्यादा, फिर इस पराठे में उसका फ्लेवर भी नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली आपने जो है इसमें अपनी स्ट्रिप्स ऐड कर देनी है और मीडियम टू लो हीट के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरीके से टॉस कर लिया और फ्राई कर लिया। जी बिल्कुल, हल्के हाथ से आपने इसको पहले फ्राई कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे जब आप इसको, तो इसके ऊपर एक अच्छा सा जो है वो क्रम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है क्रिस्पी चिकन ज़्यादा, तो आप इसके बाद इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे और दोबारा से कोट कर लेंगे तो वो वही वाला फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, तो वो आपको जो है एक जिंगर वाली फील आ जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि याद रखें कि मैदे में भी इन्होंने फ्लेवरिंग डाली है। बिल्कुल, होता ये है कि सबसे पहले जब आप बाइट लेते हैं तो मैदा ही आपके मुंह में आता है, ये कोटिंग आती है। तो अगर उसमें नमक भी नहीं होगा, कोई और फ्लेवरिंग नहीं होगी, तो वो बिल्कुल लगता है जैसे आप फ्राइड मैदा खा रहे हैं। बिल्कुल, यही चीज़ है जो रेस्टोरेंट क्वालिटी खाने को डिफरेंट करती है घर के खाने से। अच्छा, एक जुगन आप ही मैं आपको यहाँ पे टिप बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप चिकन बल्क में करेंगे तो आपका मैदे में ना छोटे छोटे से ग्रेन्स आना शुरू हो जाएंगे। जब ग्रेन्स आएंगे तो आपने उसको अच्छी तरीके से स्टेन कर लेना। हमें मैदा फिर ही अपनी फाइन शेप में चाहिए।
जैसे मैदा फाइन शेप में हो जाएगा उतना ही अच्छा जो है वो आपके चिकन को जो है वो क्रिस्प आ सकेगा। इस तरीके से जो है हम चिकन को सारे को अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के और बाद पराठा फिर कैसे बनेगा, लाइक अ नॉर्मल पराठा या अलहदा से या अच्छा नहीं, इसका पराठे की रेसिपी जो है मैं आपको बता देती हूँ। मैदे के अंदर जाएगा चीनी, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर डाल के और 4 टेबलस्पून घी इसके अंदर जाएगा। अच्छी तरीके से आपने इसका आटा गूंद लेना है। अच्छा, जब आटा गूंद जाएगा फिर आपने क्या करना है कि पराठे को बेल लेना है। अच्छे तरीके से बेलने के बाद आपने उसके ऊपर घी और मैदे की अच्छे तरीके से स्लरी लगानी है, ठीक है। और फिर आपने उसके इतने पतले पतले स्ट्रिप्स कट करने हैं। कट करने के बाद आपने उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपने उनको इस फॉर्म में जो है आपने ले आना है। जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा फिर आपने उसको फ्लैट करना है, थोड़ा थोड़ा फ्लैट करेंगे और उसको थोड़े से साइज़ में बड़ा करेंगे। इसका पराठा जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोटा होता है क्योंकि हमने उसको एक बर्गर की शेप देनी होती है। तो बस आपने इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है और इसको जो है तवे के ऊपर थोड़े से ऑयल में, क्योंकि इसके अंदर घी की क्वांटिटी ऑलरेडी है तो हमें ज़्यादा जो है इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस उसको थोड़ा सा कवर करके कुक करना है। जब वो अच्छी तरीके से सारी साइड से कुक हो जाएगा, सिंपल एक सॉस रेडी करेंगे, सॉस उसमें लगाएंगे, क्रिस्पी चिकन रखेंगे, थोड़ी सी वेजीज ऐड करेंगे तो आपका दुबई वायरल लच्छा पराठा जो है रेडी हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मज़ा आएगा आपको खाकर। कंफ्यूजिंग से मामलात हैं, लेकिन चलें जी, जैसे आप बेहतर समझें मैम। अच्छा जी, इसके साथ अब मैं आपको बता देती हूँ पेरी बाइट्स की रेसिपी। तो पेरी बाइट्स के लिए हमें चिकन चाहिए होगा 200 ग्राम, जिसको हम बॉईल करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च इसमें जाएगी 12 से 18 अदद के करीब, और उसके बाद मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1.5 कप के करीब जाएगा, सिरका 2 खाने के चम्मच, पानी 1 कप, अंडे 3 अदद, तेल इसमें जाएगा फ्राइंग के लिए। और इसके लिए जो इसकी सॉस रेडी होगी शायद 2 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 खाने के चम्मच, मायोनीज 4 खाने के चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच और चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। बड़ी ही ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी है ये। जब आपके घर मेहमान आने वाले हों उससे एक दिन पहले जो है आपने ये काम करके रखना है। सबसे पहले आपने पेरी बाइट्स की जो मिर्चें लेनी है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की ले लें। अगर आप हैलोपिनोज ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है टेक्सचर भी आ सकेगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से सीडलेस कर लेना है। जब ये सीडलेस हो जाए फिर आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें आपने सिरका डालना है, थोड़ा नमक डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने अपनी जो हरी मिर्चें हैं उनको सोक कर देना है। जब वो सोक हो जाएंगी थोड़ी देर बाद फिर आपने उनको अच्छी तरह निकाल के उनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे। यही प्रोसीजर आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है और उसके बाद आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद ही फिर आपने इनको हल्की जो है वो उसके ऊपर आंच के ऊपर फ्राई करना है। अंदर आप चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, सी फूड की फिलिंग भी कर सकते हैं और चिकन विद चीज़ भी कर सकते हैं। और ऑन साइड जो सॉस है सिंपल मायोनीज़ के अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे शहद, पेपरिका पाउडर, मस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे और ऑन साइड इसकी सॉस सर्व करेंगे। ऑसम। तो आप अपने 8 करोड़ काम करें जो आपने जिम्मेदारियां अपने ऊपर टेक ऑन कर ली हैं। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और देखते हैं कि प्रोग्राम के एंड तक ये 8 करोड़ चीज़ें तैयार होती भी हैं कि नहीं। तो हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेंगी। आज हमने उनसे डिस्कस करना है अंडा। हम हमेशा वो जो कहते हैं ना डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एग, देसी अंडा, फार्मी अंडा, ओमेगा 3 अंडा, इतने ज़्यादा अंडे भी मार्केट में आ गए हैं। सबसे बेहतरीन अंडा कौन सा है इस्तेमाल करने के लिए और कितनी मिकदार में एक इंसान को एग को यूज़ करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ अब हैं हमारी बहुत ही ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। ज़ैनू, आज हमने बात करनी है अंडे की। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंडा क्यों? अंडा इसलिए अंडा बेचारा तो सबसे ज़्यादा वो जो था ना, सुबह नाश्ते के टाइम भी खाना हो तो बच्चे से आपा डाल रहे होते हैं, नहीं खाना अम्मी जी, नहीं खाना, पराठा खा लेंगे, अंडा नहीं खाना। घर पे भी बच्चों को कहो कि यार बेटा अंडा खा लो तो वो सब खा लेंगे, अंडा छोड़ देंगे। ऐसे ही है। इवन बड़े नानो दादों को भी अगर आप सुबह
चाय के साथ 2 उबले हुए अंडे पकड़ा दो, चाय पी लेंगे, अंडे नहीं खाएंगे। क्योंकि अंडे को हमने बेचारे को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। कुछ इसमें कसूर रिसर्चेस का भी रहा, कुछ डॉक्टर्स का रहा, कुछ लोगों का अपना रहा, कुछ उसके टेस्ट पे बात आती रही। कई बार हमने सुना कि जी अंडा जो है वो आपकी सेहत के लिए मुज़र है, उसे नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार कॉन्ट्रेरी हमने सुना कि जी ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, आपके जो है वो यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपका बीपी इससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर लोगों ने उसमें टेस्ट डेवलपमेंट में भी ये इश्यूज आना शुरू हो गए कि जी रोज़ अंडा ही खाएं और नाश्ते में ही खाएं। अब अंडा बेचारा वाकई नाश्ते से ही सिर्फ एसोसिएट कर दिया हम लोगों ने, और नाश्ते में डेली बेसिस पे जब आप एक ही तरह का अंडा दोगे तो ऑफ कोर्स अगला बंदा बोर हो जाता है। और बच्चे और बड़े बूढ़े जो हैं वो तो सबसे पहले, बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो इस बात से बोर होते हैं कि अंडा ही क्यों खाऊं और उबला हुआ ही क्यों खाऊं। तो हाँ, क्योंकि अंडा जो है ना, आई गेस क्योंकि हमेशा से लोगों ने ना, अच्छा उसको कोई खास अच्छी फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी नहीं कभी किसी ने समझा, यस, जबकि बड़ा सस्ता फॉर्म है प्रोटीन का। बिल्कुल। अगर हम इसकी अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, तो मतलब मेरा ख्याल डेली है मटन रोज आप बीफ खाओ। वगैरह मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना, लेकिन एक बिल्कुल। अंडा दिन में आप कर ही लेते हो जैसे तैसे भी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक अच्छी फॉर्म में आपके पास लीन प्रोटीन है, आप अपनी मसल बिल्डिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हो। आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसमें ब्रेकडाउन भी होना है चीज़ों ने और रिपेयर भी होना है चीज़ों ने। अब अगर आप एक अंडा ही सिर्फ डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देते हो तो रिसर्च कहती है कि 21 डेज़ के बाद आपकी बॉडी वो बॉडी नहीं रही होगी जो फर्स्ट डे पे थी। नंबर 1, आपका कॉन्शियसनेस बेहतर हो चुका होगा। नंबर 1, आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत हद तक बेहतर हो चुका होगा। नंबर 3, आपके ब्रेन की जो एक मेम्ब्रेन है वो बहुत हद तक स्ट्रांग हो चुकी होगी। नंबर 4, ओमेगा 3 आपको मिल रहे होते हैं। नंबर 5, आपके जितने अमाइनो एसिड्स, 9 अमाइनो एसिड्स हमारे ज़रूरी होते हैं, वो 9 के 9 इस एक अंडे के अंदर मौजूद हैं। फिर नंबर 6, इसका जो एक बेहतरीन वो है कि ये आपको बेसिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अंदर ज़ायज़ेंथिन्स होते हैं, और हम बहुत सारी मेडिसिन्स में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गोली की फॉर्म में उनको खा रहे होते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, लेकिन अंडा नहीं खा रहे होते कि वो हमें बचा लेगा। अच्छा, कोलिन, मैंने एक और चीज़ देखी कि बड़े लोगों को एल्ब्यूमिन की कमी भी हो जाती है, डिफिशिएंसी भी हो जाती है, बिल्कुल। जिसकी वजह से बड़े मसाइल आपको होने शुरू हो जाते हैं। और वो एल्ब्यूमिन आपको मिलता किस में है? अंडे की सफ़ेदी में। बिल्कुल। अंडा आपको जो है वो अंडे की सारी सफ़ेदी प्योर एल्ब्यूमिन है, लोगों को बिल्कुल। उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। और हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते कि ये हमारे लिए कितना ज़बरदस्त है। अब एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि रूल आउट होने में, इसको तकरीबन बनने में, रूल आउट होने में 10 से 15 साल या 20 साल भी लग जाते हैं। एक दिन में कभी भी डेवलप नहीं होती, जो कि डिमेंशिया और एल्जाइमर्स है, यानी भूलने की बीमारी जो है बड़े बुजुर्गों में हम देखते हैं, पेरेंट्स में या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि वो भूल जाते हैं चीज़ों को। डेली बेसिस पे अगर आप 2 अंडे खाते हो तो आपकी ब्रेन की मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप इस बीमारी को रिवर्स तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कम कर सकते हो और होने से खुद को बचा सकते हो। जो औरतें प्रेगनेंसी में अपना अंडे का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्लाइटली देखा गया है उन बच्चों से ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी माँओं ने अंडा खाया हुआ होता है। फिर वो बच्चे जो बचपन से ही खा रहे होते हैं, उनके अंदर देखा गया है कि उनकी एक्टिविटी लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उन बच्चों से जिन्होंने कभी अंडा कंज्यूम ही नहीं किया हुआ होता। अब हमें लगता है कि अंडा कंज्यूम कराने की सिर्फ एक ही फॉर्म है कि आपने या तो ऑमलेट में दे दिया या आपने उसको बॉइल्ड एग में दे दिया। आप उसको डिफरेंट तरहों से बच्चों की उसमें डाइट में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको फ्रेंच टोस्ट की फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें उनको आइडिया ही नहीं होता कि हम अंडा खा रहे हैं। लास्ट डेज मैं देख रही थी कि पराठे के अंदर अंडे को जो है वो उसका बना के स्पेस और उसके अंदर उसको पकाया जा रहा था, वो भी एक फॉर्म है। लेकिन आप उसमें ये नहीं समझ रहे होते कि आप न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर देते हो। जितने अंडे के न्यूट्रिएंट्स बेस्ट आपको बॉइल्ड एग में मिलते हैं ना, एक बड़ी डिबेट चली थी कुछ साल पहले। क्या शायद आपको याद मतलब बॉइल्ड एग, मतलब अंडा तो अंडा है, चाहे फ्राई कर लो या बॉईल कर लो या स्क्रैम्बल कर लो। यही लड़ाई चली थी कि कौन सा बेहतर है, बॉइल्ड एग बेहतर है, स्क्रैम्बल, पोच, या आपका जो ऑमलेट फॉर्म में है वो कौन सा आपके लिए बेहतर है। अगर आप देखो बॉइल्ड एग में कोई कैलोरीज आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं कर रहे, इवन पोच में भी कोई एज सच कैलोरीज ऐड नहीं होती। पोच और बॉइल्ड में डिफरेंस ये होता है कि बॉइल्ड में आप उसकी शेल के साथ उसको पकाते हो, पोच और में आप पोच पानी ये में। होता है कि आपने अंडे को पानी में ही डाल दिया और उसको उसी के अंदर कुक होने दिया आपने, वो उस तरह से बन गया। फ्राई अंडा टाइप बन जाता है विदाउट ऑयल।
अब इन दोनों में तो न्यूट्रिएंट लॉस आप समझे सबसे मिनिमल होता है, और जो बॉइल्ड है उसमें तो जीरो लॉस हो रहा होता है, क्योंकि वो एज इट क्योंकि इज वो शेल के अंदर ही पकता है और आप उसको जब छीलते हैं तो अंदर से वो आप बिल्कुल वो एज इट इज इंटैक्ट, आपको कैलोरीज भी, आपको न्यूट्रिएंट्स भी, न्यूट्रिशन भी, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अब जब हम उसको ऑमलेट बना रहे हैं या हम उसको फ्राई कर रहे हैं, नंबर 1 आपने ऑयल कौन सा यूज़ किया है, कौन सा क्वालिटी का ऑयल आप उसमें यूज़ कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। आप अंडे को 1 चम्मच में फ्राई कर रहे हो या आप उसका ऑमलेट बना रहे हो, या आपने ढेर सारा ऑयल डाला हुआ है और आप उसके अंदर पका रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। नंबर 2, बहुत सारे लोग इसमें वेजिटेबल्स को ऐड ऑन कर रहे होते हैं। अब क्या वेजिटेबल्स आप ऐड कर रहे हो, क्या वो अंडे के साथ कंपैटिबल हैं उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कराने में या नहीं। नंबर 3, बहुत सारे लोग इसमें चिकन का या गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जो वो मीट है उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, या आपने उसको पकाया और उसके बाद आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो गोश्त भी आपके लिए प्रोटीन का सोर्स जो है वो ख़राब हुआ और आपने अंडे को भी ख़राब कर दिया अपने लिए, वो चीज़ भी ख़राब हो गई। अब नंबर 4, आप चीज़ ऑमलेट जो है वो बहुत कॉमन चलता है, लोग उसको बहुत शौक इस्तेमाल से करते खाते हैं। हैं। आजकल तो क्या करते हैं कि देसी ऑमलेट जो है ना वो बना के उसके अंदर चीज़ भी डाल देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी ऑमलेट विद पाकिस्तानी ऑमलेट जिसको हम कहते हैं विद चीज़। यस, उसमें कैलोरीज आप देखो कितनी हाई चली जाती हैं, जिसमें मुझे कुछ टाइम पहले किसी से यहाँ बैठे हुए डांट भी पड़ी। जब मेरे पाँव का मसला हुआ था तो मैं चीज़ इतना खाई जा रही थी, तो मुझे कहा कि क्या मसला है, क्यों वेट कितना बढ़ाना है, बस करो। पॉइंट इज हमारी बॉडी को प्रोटीन की या फैट की या कार्बोहाइड्रेट की एक हद तक ज़रूरत है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा ही है। ट्रू, जैसे विटामिन सी आप ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपके सिस्टम से खुद ही खारिज हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है, बट अगर आप विटामिन डी को देखें तो वो आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ ख़राब करता है। हड्डियाँ ख़राब करता है। तो इसी तरह अगर प्रोटीन आप उतना लेंगे जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो तो बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे जो आपकी ज़रूरत से भी बढ़ के है, तो फिर वजन भी बढ़ेगा और वो फायदे की जगह नुकसान पे जाएगी बात। अब आपका प्रोटीन कंटेंट जो है वो सिंपल आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है उस पे मैटर करता है। अब अगर आप सारा दिन आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है कि आपने एक सोफे पे बैठे रहना है और या मैक्सिमम चलना फिरना है, तो घर में आपने चलना है, तो आपकी ऐसा एक्टिविटी नहीं है, आपके लिए मैक्सिमम भी 25 ग्राम्स 30 ग्राम्स प्रोटीन मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो डेली बेसिस पे वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, तो ऑफ कोर्स उसका प्रोटीन कंटेंट इज़ वेरी डिफरेंट उस इंसान से जो सारा दिन सोफे पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो आपको अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है और आपने प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है। लेकिन अब जिम में भी अक्सर लोग क्या करते हैं, हम जिम जा रहे हैं लेकिन जिम आके बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं। बातें करने से आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ता, जिम करने से आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता है। एक आंटी मुझे कुछ दिन पहले जिम में मिली, कह रही है मैं तो 10 साल से जिम कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल से जिम जा रही हूँ। हाँ, अब 10 साल मैं भी मतलब जिम जा सकती हूँ, लेकिन जिम जाके एक्सरसाइज भी करनी होती है और चीज़ों को भी फॉलो करना होता है। होता ये है कि लोग जिम तो जाते हैं लेकिन अक्सर हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। True. ये एक बहुत नई एक चीज़ मैं पिछले कुछ सालों से नोट कर रही हूँ। देयर आर विमेन उसे कि हम हर रोज़ जिम जाते हैं। अच्छा, उन खवातीन को मैं हर रोज़ जिम में देखती हूँ और हर रोज़ मुझे पता होता है कि एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही। एक सहेली के साथ जाके एक मशीन पे जाके गप लगा ली, फिर दूसरी मशीन पे गए, वहाँ पे जाके थोड़ी सी गप लगा ली, तो मतलब एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही होती, गप्पे लग रही होती। और मजे की बात है ट्रेडमिल चलते चलते रुक जाती है और दोनों बातें करने लग जाती हैं। 10 मिनट बाद देखो तो वो फिर रुकी ट्रेडमिल पे खड़ी होती रुकी है। ट्रेडमिल पे खड़ी गप लगा रही होती हैं। Yes. सो बात ये है कि वही वाली बात है ना कि हमारे घर में अंडे तो आते हैं, हाँ। अंडे खाने भी होते हैं। यस, मैं जिम जाती हूँ, हाँ, तो एक्सरसाइज भी करनी होती है। नहीं, आई मीन इट साउंड्स फनी बट इट्स ट्रू। लोगों को लगता है कि अगर चीज़ हम उठा के ले आए हैं तो हमारे अंदर उसकी ग़िज़ायत भी चली गई, उसको कंज्यूम भी करना है। बिल्कुल, बड़ी वही एग्जांपल पानी की बोतल आप लोग हर वक्त अपने साथ रखते हैं लेकिन उसमें से एक घूंट पानी नहीं पीते, तो आपको क्या फ़ायदा उसका? हाँ, मेरी एक क्लाइंट मुझे ये कहा करती थी, मेरा पानी का तो कोई इशू ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कैसे इशू नहीं है? मैं ना डेली बेसिस पे बड़ी बॉटल साथ लेके निकलती हूँ घर से। मैंने कहा अच्छा, कितनी बॉटल्स तुम पी लेती हो दिन में? तो आगे से कह रही है एक ही होती है, जब मैं घर आती हूँ तो वो हाफ से ज़्यादा होती है, तो सोते तक मैं उसको तकरीबन हाफ कर लेती हूँ। मैं कहा तो इतनी बड़ी क्यों लेके चल रही हो, आधी कर लो उसको, कम से कम पियोगी तो सही। तो बस सिर्फ साथ होने की सेटिस्फैक्शन है।
तो प्लेसिबो इफेक्ट भी ये नहीं कहता कि आप इस तरह से करो, ये इफेक्ट नहीं आ रहा होता। क्योंकि उल्टा आपको उसके साइड इफेक्ट्स ही होंगे, बेनिफिट कोई नहीं होगा। ट्रू। अब अंडे के कोलेस्ट्रॉल की पे मैं जरूर अच्छा, बात ये मैं करना ज़रूर चाहती हाँ, ये मैं एक्चुअली उठाना चाहूँगी हाँ। बात। भाई कुछ साल पहले, जी। कोई 15-20 साल पहले ये बात बहुत आम हो गई कि अंडा नहीं खाना, और अंडे की जर्दी तो बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है बुरा वाला, और वो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें ख़राब कर, ख़त्म हो गई बात। लोगों ने अंडा ही खाना छोड़ दिया, या फिर अंडे के अंदर से जर्दी निकाल के फेंकनी शुरू कर दी कि ये तो खाने के काबिल चीज़ नहीं है। जबकि एक्चुअली जो ख़जाना है अंडे की जर्दी, वो जो पीला हिस्सा है जी, वही तो मैक्सिमम आपके लिए बेनिफिट्स लेके बैठा हुआ है। हम हर चीज़ में कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बनाई। तो अंडे की फॉर्मेशन अगर आप देखो, सबसे पहले एक शेल है, उसके अंदर एक वाइट लेयर आती है पतली सी, उसके अंदर एग वाइट है, फिर एक लेयर है और उसके अंदर जाके एग योक है। अब जो एग योक है वो इतनी लेयर्स में अगर अल्लाह ताला ने प्रिजर्व किया है तो उसका मकसद कुछ तो होगा ना, कुछ तो बेहतरी होगी आपके लिए। अच्छा, इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है जुगन आपी, तब की वाकई ही जो रिसर्च थी वो यही कहती थी। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट पेपर्स हैं, आफ्टर ऑलमोस्ट 2023 जितने पेपर्स हैं वो सारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल पे अंडा जो है ना, LDL, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL और HDL। HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। अंडा आपके ना LDL पे और ना ही HDL पे कोई फ़र्क किसी किस्म का नहीं डालता। रिसर्च दूसरी जो की गई उसके अंदर उन्होंने 300 लोग लिए, 150 को उन्होंने अंडा डेली बेसिस पे दिया और 100 को अंदर से उन्होंने जो है वो सिर्फ एग वाइट्स दिए और 50 को उन्होंने सिर्फ एग योक दिया। 1 महीने के बाद उन तीनों के कोलेस्ट्रॉल पे, जो 300 लोग थे, कोलेस्ट्रॉल पे 0% इफेक्ट था एग की वजह से। ऑफ कोर्स बाकी डाइट भी आप कंट्रोल करते हो जब आप ऐसी चीज़ों पे आते हो, लेकिन कोई आपके कोलेस्ट्रॉल पे फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, आपको कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, आपके कोई भी आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड रहता है, आप अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद ऑफ कोर्स आपकी मेडिकेशन और उन चीज़ों पे डेली बेसिस पे अगर आप एक अंडा खाते हो तो आपके कोलेस्ट्रॉल पे एज सच फ़र्क नहीं पड़ता। आप हार्ट पेशेंट भी अगर हो तो एक अंडा आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अब अगर आप एक अंडा खा रहे हो डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं देसी घी के साथ भी उसकी एग्जांपल देती हूँ, 1 टेबलस्पून आपने देसी घी अपने उस पर डाला पैन में, पैन के अंदर आपने 2 अंडे या 1 अंडा डाला और उसके ऊपर आपने चीज़ भी डाल दी, आपने उसके अंदर दूध भी डाला हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अंडा कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ा रहा, देसी घी, दूध, ऑयल जो आपने ऐड ऑन किया वो बढ़ा रहा है। बात जो हम आलू के बारे में कहते हैं ना व्यूअर्स, हम लोगों ने बिला वजह आलू को अपना जानी दुश्मन बना लिया कि आलू नहीं खाना जी। ओ भाई, आलू बहुत अच्छा है, उसके अंदर आपके लिए पोटेशियम है, वो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आपको फाइबर भी देता है। True. अब मसला ये है कि जब आप आलू के सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बना के उसको घी में फ्राई कर करके उस पर मैदे लबेड़ के उसके ऊपर नमक डाल के करेंगे तो आलू इज नॉट द इशू। यस, आलू इशू नहीं है, आपका इशू बेसिक उसको पकाने का तरीका है, उस ऑयल में जिसमें आपने डीप फ्राई किया है या मसाले लगा के किया है, वो मसाले इशू है। अब मेरा यहाँ पे लोगों से एक और मसला चलता है कि अंडे के अंदर इतने स्पाइसेस डाल देते हैं कि अंडा बेचारा अपना टेस्ट तो उसका कोई रहता ही नहीं है। इवन बॉइल्ड एग के साथ मैंने लोगों को देखा है, नमक और काले मिर्च का अंबार लगाया हुआ होता है, उसमें ऐसे लगा के उसको पता नहीं क्या करके अगेन खाते वही हैं। वाली बात के व्यूअर्स, अगर आप अंडे के टेस्ट को इन इट सेल्फ ट्राई करें तो एक्चुअली अंडा हल्का सा सॉल्टिश होता है, यस, हल्का सा नमकीन होता है। जब आप अपने आप को आदत इतनी डाल देते हैं इतने ज़्यादा नमक वगैरह डालने की, एक्चुअली एग बॉईल करके बाय इटसेल्फ खाने में कोई इशू नहीं है। ट्रू। अगर आप हार्ट पेशेंट हो या आपका ब्लड प्रेशर या CVD के आप पेशेंट हो तो आपने अंडा अगर अंडे पे नमक लगा के खाया तो वो नमक प्रॉब्लम है, अंडा प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। सो अंडे को हमने कंज्यूम करना है। ज़ैनब, आप हमारे साथ रहेंगी, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू भी कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। ज़ैनब, एक सवाल जो ब्रेक में आया है उसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगी। फार्मी अंडा, देसी अंडा, ओमेगा 3 अंडा, इन सब में फ़र्क क्या है अच्छा, और कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अब हमने इस तरफ जाना है कि कितना को इस्तेमाल करना चाहिए, तो पहले ये तो पता चले कौन सा यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सिर्फ देसी अंडा यूज़ करते हैं, यानी कि अगर 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन देसी अंडा नहीं मिला तो वो दूसरे अंडे लेके ही नहीं आएंगे घर में। अच्छा, कुछ लोग हैं वो ओमेगा 3, 6 और 9 वाले अंडों पे चले गए हैं जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, वो नहीं मिलते, तो फिर जितना अरसा वो नहीं मिल रहे होते या अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, तो लोग खरीदते ही नहीं अंडे। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने कौन सा खाना है तो किस तरह से उसको वही खाना मसला है ना, देसी मुर्गी हाँ। और फार्मी मुर्गी। अच्छा, बेसिक अगर हम बात करें तो जो साइंस कहती है वो कहती है कि देसी में और जो नॉर्मल अंडा है उसमें कोई एज सच डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। लेकिन अगर हम उनकी कंपोजिशन देखें, चीज़ें देखें, वो सब सिमिलर है। अगर हम उसकी आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अगर हम उस पर डिस्कशन करें और उसको देखें, तो ऑफ कोर्स देसी अंडा आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके रीज़न बेसिक ये होते हैं कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राउन होगा तो ही वो देसी होगा। वाइट अंडे भी जो हैं वो भी देसी में आते हैं, क्योंकि मुर्गी की क्या वो फॉर्मेशन थी उस पर वो डिपेंड कर रहा होता है। अब जो मुर्गी दाना खा के, घूम फिर के, या जिसको हम देसी मुर्गी ही कहते हैं, उसका अंडा जो होगा, उस अंडे की अफादियत दूसरे अंडे से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। सही। क्योंकि अगर आप फार्मी अंडा खा रहे होगे तो आपकी बॉडी भी ब्रॉयलर दिन ब दिन बनती चली जाएगी और आप उसी चीज़ों पे आना शुरू हो जाओगे। तो अगर तो आपको देसी मिलता है, आप देसी अफोर्ड करते हो, तो 120% आपको देसी ही खाना चाहिए, आपको फार्मी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि आपको- देखिए या- बड़ी दफ़ा लोग ये भी कर रहे होते हैं कि फार्मी अंडे के ऊपर वो उसको चाय के पानी में डुबो देते हैं तो yes। उसका रंग ब्राउन हो जाता है, तो वो मतलब तो खाएं ज़रूर, चाहे वो खाएं चाहे वो खाएं। अच्छा, अब जो ओमेगा कितना 3 खाएं? ओमेगा 3 में क्या ऐसा है? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो है ना, बेसिकली आपके अंडे के अंदर ऑलरेडी ये तीनों जो है ना अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब आपके लिए ये एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि जी ये हमें नहीं प्रॉपर मिल रहे तो हमें जो है ना वो अंडा ही लेना चाहिए। ऑनेस्टली मैं सच्ची बात बताऊं तो मैंने यहाँ पे जब भी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के अंडे लेके खाए हैं, मुझे उनमें आज सच कोई वो फ़र्क फील नहीं होता। हाँ, बाहर अगर आप जाके खाते हो तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि वो डिफरेंस होता है। देखिए, एक तो ये बात भी है ना कि एक चीज़ जो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको उन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। बाहर हाँ थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सिस्टम होता है और वो मैं ज़रूर कहूँगी कि बट अल्टीमेटली वही वाली बात है, अंडा खाएं। अब अंडा कितना को खाना है और किसने कितना खाना है? जैसे बच्चे हैं, यंग लोग हैं, नूर 5 साल की है, हसन 9 साल का है, ऐसे इस एज ग्रुप के जो 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, वो कितने को अंडे खाएं 18 साल की उम्र तक। उसके बाद एडल्ट्स ने कितने अंडे खाने हैं, बुज़ुर्ग कितने अंडे खाएं और किन लोगों को अंडे नहीं खाने चाहिए? कोई ऐसे लोग भी हैं? अगर आप किसी भी अंडरलाइन बीमारी का शिकार हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपके दिल की बीमारियां आ जाती हैं, आपको अगर फॉर एग्जांपल ये फील होता है कि जी मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो आप एक दिन में एक अंडा ज़रूर खाएं, उससे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो किसी भी अंडरलाइन कॉज का शिकार है। अब जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में है, अब माएँ चाह रही होती हैं उनकी हाइट भी बड़ी हो, उनके बाल भी अच्छे हों, उनकी स्किन भी अच्छी हो, वो एक्टिव भी रहें, तो दिन के कम से कम 2 अंडे जो हैं आप उनको लाजमी तौर पे खिलाएं। अब वो अंडे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप अंडों को बॉईल करके, मैश करके किसी सैंडविच में लगा के खिला रहे हो तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप उसमें वेजिटेबल्स डाल के, ऑमलेट में डाल के, पराठे के अंदर लगा के, रोल की फॉर्म में या वैसे लगा के खिला रहे हो तो भी परफेक्ट है। अगर आप उसको फ्राई अंडे की फॉर्म में दे रहे हो तो भी 2 अंडे आप दे सकते हो। 18 की एज तक कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो लोग 18 प्लस में हैं और जो एक बात, अगर आपको अंडे की एलर्जी है वो ज़रूर चेक कीजिएगा। पिछले दिनों हमने नूर के एलर्जी टेस्ट कराए तो अंडे की सफ़ेदी से नूर की एलर्जी आई, मगर लेकिन बड़ी लो लेवल की, बहुत लो लेवल की। तो डॉक्टर ने यही कहा कि सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि 2-2, 3-3 अंडे दिन के नहीं खिलाने। जो अंडा जैसे कि ब्रेड क्रम
में आपने चिकन बना रहे हैं तो उसमें अंडे को टिप करके कर लिया, या फ्रेंच टोस्ट, इस हद तक अंडा वो खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्सेस अंडा नहीं खिलाना। अब नूर बानो तो बता नहीं सकती, मैं बता सकती हूँ। मुझे जैसे ये खुद में प्रॉब्लम है कि अगर मैं डायरेक्टली अंडा बॉइल्ड फॉर्म में खाऊं तो वो मुझे प्रॉब्लम करता है। मुझे उससे एलर्जी या सॉर्ट ऑफ हम किसी भी उसमें फॉर्म में लेके जा सकते हैं, मुझे वो प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर मैं उसको ऑमलेट की फॉर्म में खा लूँ, मैं उसको जैसे हमने कबाब के ऊपर लगा हुआ खा लूँ, मैं उसको किसी चीज़ के साथ इनकॉर्पोरेट करके खा लूँ, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करता। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एडल्ट्स को कितने खाने चाहिए, क्योंकि लोग तो एग डाइट भी करते हैं जिसमें 12-12, 14-14 घंटे दिन के खा रहे होते हैं। अगर हम आपके नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और नॉर्मल चीज़ों की बात करें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी की, तो उसमें मैक्सिमम पूरे हफ्ते में यानी 7 दिन में आप 12 अंडे खा सकते हो। ये रिसर्च प्रूव करती है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग की तरफ हो, आप वे अगर कर रहे होते हो, तो आप जो है वो चेस्ट प्रेस में, आप अपनी एक्सरसाइजेज में 200 केजीज 300 केजीज तक वेट उठा लेते हो, तो हाँ, अगर आप 6 अंडे सुबह 6 अंडे शाम में खा रहे हो विद 3 एग योक्स इन द मॉर्निंग एंड 3 एग योक्स इन द इवनिंग, तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खाते हो उस तरह का और कोई एक्टिविटी आपकी नहीं है और आपको कि आप दिन के 3 अंडे सुबह खाओ 3 शाम में खाओ, तो आपकी बॉडी सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो स्टोर कर रही होगी और आपका यूरिक एसिड भी हाई हो रहा होगा, आपके प्रॉब्लम्स हाईलाइट होंगे और बाय द एंड आपके जोड़ दर्द करेंगे। सो बेसिकली एक अंडा, यस, वन एग अ डे एज एन एडल्ट खाना। Yes. और बुजुर्ग क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्टन एज पे आके आपको पता है कि लिटरली एक तरह से बच्चों की तरह होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर वो नॉर्मल खुराक नहीं सही तरीके से ले रहे होते तो एक के साथ दूसरा अंडा भी इनकॉर्पोरेट कर दें, अगर वो नॉर्मल खुराक की तरफ नहीं आते। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला। भाई, नए साल का पहला मंडे है, यस, नए साल का पहला मंडे है, तो थोड़ी सेलिब्रेशन तो ज़रूरी True. है। छोटी सी ब्रेक के बाद। शाहिदा मिन्नी, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट, हमारे मुल्क की प्राइड एंड इंटरनेशनल सुपरस्टार, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह रिकग्निशन मिली है। मेलोडी क्वीन हमारी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत शुक्रिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, बेहतरीन सिंगर एंड अ ब्रिलियंट एक्टर। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द प्रोग्राम, वेलकम होम। ये तो आपका Yes, घर है। बिल्कुल एंड मेरा हैप्पी घर। न्यू ईयर। जी हाँ, आपको नया साल मुबारक हो जी। भाई, आज आपके आपको साथ भी। आपकी एक फैन भी बैठी हुई है, हाँ जी। जिनका नाम है जैनब गोंदल। ओह अच्छा, इनको अच्छा बहुत लगा। शौक था आपसे मिलने का। बिल्कुल। और मुझे अच्छा, हमेशा कहती वाकई? थी कि जी जब शाहिदा जी आएंगी तो जी, जी। उस दिन मुझे प्रोग्राम में जरूर बुलाना है, क्योंकि कोई ऑलमोस्ट 2 साल पहले आपसे जब लास्ट टाइम प्रोग्राम पर जी, जी। मुलाकात हुई तो इसका गिला आया कि दीदी जब मेरे मतलब का गेस्ट आता है तो उस दिन मुझे नहीं बुलाती। ओहो, ऐसे ही तो करती हैं आज मेरे साथ। आपकी नहीं, ख्वाहिश नहीं, 2 साल आज- पुरानी मैंने पूरी की है। थैंक यू सो मच। जी जी, आज तो इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा किया है हाँ बिल्कुल, ना, हाँ जी। बल्कि मेरे साथ भी। थैंक यू सो मच। और जुगन से तो बहुत मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है, माशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई हैं। दिल की तो खूबसूरत हैं ही, बिल्कुल। और जो अंदर का हुस्न है वो इनका बाहर भी आता है। आई लव यू शाहिदा जी। जी, जी, I love you आप too. इतनी प्यारी इंसान हैं तो आपको दूसरे प्यारे लगते हैं। बाय द वे, मेरी नजर आपके जूतों से नहीं हट रही। अच्छा, कितने खूबसूरत जूते हैं भाई। इसका चेक बैग करो। इसका बैग में जल्दी में भूल आई हूँ मैं। अच्छा, इसके साथ का हाँ, बैग वो भी है। उसका दूसरा उसका जूता था, लेकिन वो ज़रा बहुत शाइनी था। मैंने कहा एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल हेड। अच्छा, शाहिदा जी की एक बात है, फ्रॉम हर नेल्स टू हर ज्वेलरी टू मतलब हर एक्सेसरीज, एक एक चीज़ एवरी टाइम जब भी आपको मैंने टेलीविजन पे या कहीं पे भी पब्लिकली अपीयरेंस, तो क्या प्रॉपर वक्त लगाती हैं अपनी तैयारी में या बस हो जाता है? बस हो जाता है, और मुझे शौक़ भी है, और अगर मेरे पास वक्त हो तो फिर मैं बहुत ही कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ मैं, लेकिन जितना वक्त होता है बस अल्लाह की तरफ से बस कुछ बरकत हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2 साल आप ज़रा कम नज़र आई, खैरियत थी? क्योंकि जब आपसे मेरी 2 साल पहले प्रोग्राम पर मुलाकात हुई तो हमारी यही बात हुई कि ये वाला भी लॉन्च करना है, ये भी लॉन्च करना है, हमने ऐसे भी करना है, हमने ऐसे भी करना है। कुछ हमने ऑन एयर बातें की, कुछ हमारी ऑफ एयर भी गप लगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर फॉर द पास्ट 2 years ऑलमोस्ट आई हैवंट सीन यू इतना ज़्यादा। जी बिल्कुल, मैं कम नज़र आई। उसकी वजह थी कि मेरी अम्मी इस दुनिया से
मुझे छोड़कर चली गई, आई एम सो सॉरी, बीमार रही 5-6 महीने तक। आई एम सो सॉरी। क्योंकि हमारी जब मुलाकात हुई थी उस वक्त अम्मी की तबीयत ख़राब थी अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा और आपने कहा था दुआ करो, इतनी ट्रीटमेंट ज़्यादा चल नहीं रही थी है, अभी। अल्लाह खैर करेगा। जी, अभी वो मतलब इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर वो ज़्यादा बीमार हो गई। 3-4-5 महीने तक वो बीमार रहीं, उसके बाद बस फिर वो चली गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझसे कभी जुदा होगी, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है जो इस दुनिया में आता है, तो रब उससे वादा लेकर भेजता है कि नहीं वापस आना है। बिल्कुल। तो बस खुदा से इल्तिजा थी, बहुत की भी, कि या मौला थोड़ा टाइम और दे दे मेरी माँ को मेरे साथ, क्योंकि मैं तो अकलौती औलाद हूँ ना, कोई और बहन भाई है भी नहीं है। लाडली प्यारी तो मैं नाज़ों से पली हुई। आज तक भी माँ के मरने के बाद भी उसमें से अभी निकली नहीं हूँ मैं। इंसान कैसे निकल सकता है? माँ तो वो साया है, वो छत है, वो आगोश है जिसमें इंसान को सुकून मिलता है। दुनिया में और कहीं सुकून मिले ना मिले, इंसान को ये पता होता है कि माँ की गोद में जाके सर रखेंगे तो 2 लम्हे के लिए हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल So I can जुगन, understand. आप यकीन जानिए कि मैं, जैसे होता है ना कि खुल के रोना, मैं वो भी नहीं कर सकी, इसलिए कि अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो मेरे घर में फैमिली, अब तो जब मैं देखती हूँ कि घर की बड़ी मैं हूँ, तो सोचें। एहसास पहले कभी नहीं हुआ कि मैं बड़ी हूँ, क्योंकि मेरी माँ थी। माँ के बाद ये एहसास हुआ कि हाँ मैं तो बड़ी हूँ, तो फिर मैं कैसे रोती सबके सामने। हाँ, जब ये है कि मैं डेली अपनी माँ के लिए और जितने भी हमारे आबा और अजदाद इस दुनिया से चले गए, उन सब के लिए, अपने बाबा साईं के लिए, सबके लिए मगफिरत की दुआ करके सोती हूँ मैं। सही। पहली खैर बहरहाल खुशी का मौका है, जाने वाले इस दुनिया में चले गए, उनका साया, उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, और फिर माँ हमेशा आपके साथ रहती। माँ हमेशा आपके साथ रहती है और माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती मेरी माँ की, और कैसी बात है कि मेरी माँ ने ज़िंदगी में भी मुझे ढेर सारी दुआएं दी, मुझ पर बहुत खुश थी, और मरने से पहले भी मुझे दुआएं देकर गई हैं। क्योंकि मेरा एक काम था, कोई मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने कहा कि अम्मी आपकी तबीयत की वजह से मैं नहीं जा सकी, तो उसमें मेरा खासा फ़ायदा था, तो मैंने आपके सर से वार कर फेंक दिया है। मुझे आपसे बढ़कर खुदा रसूल उनकी आल औलाद के बाद कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे कहते, पंजाबी में बात करती थी वो, उर्दू में नहीं बात करती, बस सादा सिंपल थी। कहती शायद तो फिक्र ना कर, तेनू कदी थोड़ नहीं होनी, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें मौला ने और बहुत नवाजना है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अब 2026 के क्या प्लान्स हैं। आई नो दैट शायदा मिन्नी हैज़ अमेजिंग प्लान्स और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ें हैं जो अगले साल में तोहफे आपने अपने फ़ैन्स के लिए तैयार किए हैं, तो उस पर भी मैंने आपसे ज़रूर बात करनी है। ज़ैनब के पास भी एक सवाल है आपके लिए, लेकिन वो हम कवर करेंगे जी ज़रूर। ब्रेक के बाद। अभी नहीं, ब्रेक के बाद कुछ हमारे व्यूअर्स को भी हमने टीज़र दे के ब्रेक की तरफ जाना है, और किचन में भी सारा कुछ तैयार है, तो ब्रेक से वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे शाहिदा जी से, जो ज़ैनब का एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैंने कभी नहीं पूछा आज तक, इनसे इतनी दफ़ा इंटरव्यू किया, बट ज़ैनब को ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल जहन में आया, वो भी हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। वैसे तो जी नहीं चाह रहा कि अपनी नज़र हटाएं उस हसीन लड़की से जो आज हमारे सेट पे है, जिसका नाम है शाहिदा मिन्नी, लेकिन शाहिदा जी तो हमारे साथ हैं सो हैं, लेकिन शेफ़ अनम बेचारी ने भी कुछ हांडी रोटी बनाई है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा ज़रूर। जी जुगन आपी, आज की रेसिपी थी दुबई वायरल लच्छा पराठा, और उसके साथ हमने सर्व किए हैं फ्राइज़ और साथ में है पेरी बाइट्स, और दोनों के साथ अलग अलग सॉस सर्व की है। तो ये हाइटी का बहुत अच्छा मेन्यू है, पेरी बाइट्स और लच्छा पराठा। प्लीज़ शाहिदा जी के आने की एक्साइटमेंट में आप जल्दी हो गई ना, आपने कहा कि मैं पूरी हाइटी तैयार कर देती हूँ, बनानी एक चीज़ थी, हाँ। और उन्हें पूरा एक मेन्यू तैयार कर पूरा मेन्यू बना ज़ाहिर ही जब प्राइड ऑफ आर बिल्कुल। नेशन, द फेस ऑफ पाकिस्तान, द पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं, तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, आपने सवाल पूछना था मैम से। मेरा तो क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा सिंपल, आसान और
सादा सा है, और वो ये है कि शाहिदा जी आप एक्टिंग भी करती हैं, सिंगर भी हैं, गाने तो मज़ा आता ही है आपके। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि आपको दोनों में से एक एक्सट्रीम को चूज़ करना एक है, आपने चूज करना है और दूसरा फिर आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। हाँ, तो आप किसको चूज़ करेंगी? ये वो वाली बात है कि ये वाला बच्चा ज़्यादा पसंद है कि वो वाला बच्चा ज्यादती की है, लेकिन ओके। बहुत मुश्किल, आपने बहुत मुश्किल बात ऐड कर दी कि फिर आप ज़िंदगी में वो कभी कुछ वो नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों में से, अपने प्रोफेशन दोनों में से मैं क्या चूज़ करूँगी। क्योंकि देखिए आपको दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे उसमें आप जैसे कि हैं सुपरस्टार, सुपरस्टार, लेकिन दूसरा फिर नहीं कर सकती, कर नहीं सकती, इजाजत नहीं है या वॉटेवर। तो एक आपने चूज करना है दोनों में से। नहीं जुगन, यहाँ से थोड़ा इख्तलाफ करूँगी मैं, इसलिए कि मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैंने अपने काम को, मतलब कि काम मीन कि जो मैं फिल्में करती रही और मुझे आज तक भी ऑफर्स आते हैं, बिल्कुल। और मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने इसे पैक करके रख दिया है। हाँ हाँ, पैक करके रखा है, पैक करके रख दिया। पैक करके रखा है, छोड़ा नहीं है। हाँ, कुछ पता नहीं कब मूड, कब दिल करे कि मैं वो कर लूँ, क्योंकि किया तो है ना मैंने 200 फीचर्स फिल्म से मैंने ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया है मैंने। तो एक जरासीम तो है ना, अभी मरे नहीं है वो, अभी जिंदा है वो। हाँ, लेकिन जो गाने की बात है, गाना मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वाह, हाँ, तो गाना वो आ गया मेरा ना। जुनून है, और बचपन से ही मैं इस तरह से थी कि मैं म्यूज़िक सुने बगैर सोती नहीं थी। लेकिन एक बड़ा स्टाइल, जो स्टाइल बच्चा होता है ना, जी। मैं उस टाइप की थी कि जब मैं खेलती भी थी ना, तो मैं साथ एक्टिंग भी करती थी, मैं डायरेक्शन भी देती थी, वाह, प्रोड्यूसर। मैं गाती भी थी। आपने प्रोडक्शन भी की ना मैम, आपने इन्वेस्टमेंट जी, जी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स में, ऑफ कोर्स। अब SM कारपोरेशन के नाम से है। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं मतलब सब रंग उसमें बनाने की कोशिश करती थी मैं। ज़बरदस्त। और एक बहुत खूबसूरत यंग गुलदस्ता लोगों को मैम ने अपॉर्चुनिटी भी दी है आगे आने की। यंग आर्टिस्ट को भी इन्होंने प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। ये वाली बात ज़रा कम लोगों को पता होती है क्योंकि ये छुपाती हैं, लेकिन बहुत से यंग लोगों को इन्होंने मौके भी दिए हैं। बड़े लोग अप्रोच करते हैं, आपको पता है, लोग आई बाई शाई कर देते हैं। शी इज़ वन ऑफ दोस फ्यू पीपल के एक्चुअली लोगों को इन्होंने हेल्प भी किया अपने पैरों पे खड़े होने। तो अब 2026 का क्या प्लान है इस साल? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ग्रेट शाहिदा मिनी? जुगन जी, पता है क्या, आप प्लान बहुत सारे करते हैं, और लेकिन होता वही है जो मेरे रब को मंजूर होता है। बेशक। तो हम बड़ा प्लान करके बैठे हैं, पहले भी बहुत प्लान किया था, और अल्लाह का बड़ा मौला का करम है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसमें मैं कामयाब भी रही और मैं जा भी रही हूँ। कुछ ये है कि मैं बहुत ज़रा पीछे रहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मैं आगे आती, तो चंद चिड़िया कुल आलम देखता है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। बिल्कुल सही। बट वो जो कुछ सॉन्ग्स वगैरह वर्किंग में थे, अब वो इस साल होंगे रिलीज? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो सरप्राइज में मज़ा है ना, वो वाह बिल्ला शोर मचाने में मज़ा ओके, नहीं। तो सरप्राइजेस है 2026 में, इतना तो हमें दे दे सरप्राइज। यार होगा होगा। होगा होगा, अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, शो को क्लोज करेंगे आपके धमाल से। जी कि ज़रूर। कैसे हो सकता है कि शायदा मिन्नी आए और हम उनसे धमाल की रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि कोई धमाल इनकी तरह नहीं डाल सकता। मैम, कुछ अपने फैंस को पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम यही है कि अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी इतनी आप खिदमत करें कि उनकी दुआएं समेट लें आप, और बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैं काश ये कर लेती, मैं ये कर लेता, लेकिन जो रह जाता है बाद में बहुत आप सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो मैं नहीं कर सकी। लेकिन बहुत खिदमत करें अपने प्यारों की, जिसमें माँ बाप भी हैं, अपने आपके और बड़े रिलेशन आते हैं, जिसमें आपके वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं और आपके माँ बाप हैं। अपने इन रिश्तों को और अपने उन दोस्तों को जो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं, बिल्कुल। उनके साथ भी आप सिंसियर ही रहें, बस। ओवर टू यू मैम, धमाल।
और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और आपको इलाही करोड़ कामयाबियों से इलाही नवाजे। आमीन, आमीन आपको भी, आमीन सुमा आपको भी।